हेलो अमेजिंग लर्नर्स, वेलकम टू आर्ट थ्योरी मास्टरी। और आपको पता ही है जो विजुअलाइज सीरीज चल रही है जिसमें हम 2012 से लेकर 2019 तक के सारे पेपर सीक्वेंस वाइज सॉल्व करते आए हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस पेपर का लिंक मिलता है जिसको आपको खुद अटेम्प्ट करना होता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और नॉलेज दोनों बढ़ जाता है। तो ऐसे ही वीडियो में बने रहें और चैनल को अगर आप पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज केशव और आप सभी का स्वागत है विजुअल नेट सीरीज में। और आज हम करेंगे 2014 का जून महीने का पेपर और पेपर 2 से स्टार्ट करेंगे जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। आज 11 जुलाई है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्क आर्किटेक्चर हैज सिमिलरिटी विथ कैथेड्रल मॉस्क कार्डोबा इन स्पेन। जो कार्डोबा की मस्जिद है उसमें और इन चारों में से एक मस्जिद में क्या सिमिलरिटी है वो भी बताऊंगा। तो जो सिमिलरिटी है कार्डोबा और गुलबर्गा, इन दोनों में यानी क्या सिमिलरिटी है, 2000 कैपेसिटी का यानी स्टोरेज है लोगों का, ठीक है, और थोड़ा सा आर्किटेक्चर स्टाइल का सिमिलरिटी है इन दोनों में, ठीक है। तो जामी मस्जिद जो हमारी गुलबर्गा कर्नाटक के अंदर है, जो 1367 में बनी थी। क्वेश्चन आंसर ये हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल हैज पंचायतन शैली, पंचायतन प्लान, ठीक है। जो पंचायत शैली क्या होती है, एक हमारा मेन गॉड होता है जो गर्भगृह में यानी जिसकी मूर्ति या तस्वीर स्थापित होती है, उसी के यानी बगल में 4 सेमी गॉड कह सकते हो आप, जिसके अंदर सूर्य, शिव, विष्णु, गणेश और एक देवी की मूर्तियां स्थापित की जाती है। तो ये सारा क्या होता है, पंचायतन शैली प्लान होता है। और ये हमें यानी विष्णु मंदिर में देखने को मिलता है जो ये देवगढ़ में है। और ये कंदरिया महादेव का कुछ बुक्स में इसको सप्तरथ शैली बताया गया, तो देखना पड़ेगा आपको कि, और कई विकिपीडिया वगैरह में भी इसे कंदरिया महादेव को पंचायतन शैली का बताया गया। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ज्यादा इसकी जानकारी है नहीं। तो जो करेक्ट आंसर होना चाहिए विष्णु टेम्पल है और यूजीसी द्वारा ए बी दोनों आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फेमस पेंटेड पैनल ऑफ इंद्र विथ अप्सरा एंड किन्नर कपल इज पेंटेड इन विच केव ऑफ अजंता। अजंता की किस गुफा में इंद्र और अप्सरा की ये चित्र मिलते हैं, तो ये हमें मिलते हैं गुफा नंबर 17 में, ठीक है। और अजंता आपको पता ही होगा महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में लोकेटेड है और ये बुद्ध धर्म पर आधारित है, जहाँ पर हमें बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स मिलती हैं जो चैत्य विहार में, और बहुत ऐसे ही डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहोगे तो आपको पता चलेगा इसके बारे में। तो चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, द स्कल्प्टेड हेड ऑफ नेफरतिति इज हाउस्ड इन विच म्यूजियम। जो नेफरतिति का जो हेड है, हेड बस्ट कह सकते हो उसे, ठीक है, तो ये कौन से म्यूजियम में स्थित है, तो ये है हमारा बर्लिन म्यूजियम में, ठीक है। बर्लिन म्यूजियम जर्मनी के अंदर ये स्थित है। और इसको यानी बस्ट ऑफ नेफरतिति भी कहते हैं। और ये नेफरतिति जो वहाँ के फेरोज होते थे इजिप्ट के, अखनातन उसकी वाइफ थी ये, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, ऑप्टिकल मिक्सचर ऑफ कलर इज एसोसिएटेड विथ। देखिए जो ऑप्टिकल मिक्सचर होता था कलर्स का वो किसके साथ एसोसिएटेड था, वो था हमारा न्यू इम्प्रेशनिज्म के साथ। देखिए क्या होता था इसमें ऑप्टिकल मिक्सचर में, इसके लिए एक जो सबसे फेमस नाम है जॉर्ज सुराट, ठीक है, इसके बारे में देख लेना क्योंकि ऑप्टिकल मिक्सचर में इसी का नाम हर जगह आता है। ये बहुत बड़ा आर्टिस्ट है जिसने पॉइंटलिज्म से ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट किया है। जैसे मेरे को यहाँ पे ऑरेंज क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे रेड की और यहाँ पे येलो की डॉट ऐसा मारूंगा कि वहाँ पे मेरे को ऑरेंज वाला फील आएगा, और ऐसे ही ग्रीन के साथ है ब्लू और येलो के डॉट मारना। तो ये क्या है, ये ऑप्टिकल मिक्सचर है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कलर दूसरे ही मिलेंगे, और आप थोड़ी सी डिस्टेंस पे देखोगे तो वो कलर वो आपकी ऑप्टिकल जो आई साइड होती है वो मिक्स कर देते हैं उन कलर्स को। तो ये सब कुछ ऑप्टिकल मिक्सचर होता है और ये न्यू इम्प्रेशनिज्म से रिलेटेड है। अगर यहाँ पे पॉइंटलिज्म होता तो वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट आंसर होता।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है हुज पेंटिंग आर रिलेटेड विथ तांत्रिक फील। देखिए जो तांत्रिक फील वाली पेंटिंग होती है वो जी.आर. संतोष की होती है, और जी.आर. संतोष आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले हैं, और यहाँ पर इन्होंने यानी कई हवेलियों से और बहुत सारी चीज़ों से इंस्पायर होके यानी ऐसी कुछ कलाकारी करी, और ये एमएस यूनिवर्सिटी से पास आउट है। सातवां क्वेश्चन है हमारा इम्पेस्टो टेक्निक इज रिलेटेड विथ। देखिए जो इम्पेस्टो टेक्निक है वो किससे रिलेटेड है, सब साफ साफ बात है पेंटिंग से रिलेटेड है। इस इम्पेस्टो टेक्निक में हम क्या करते हैं, नाइफ का या ब्रश का यूज करते हैं और एकदम थिक और थिन यानी बिल्कुल थिक कलर लगाते हैं, थिक कलर का यूज करते हैं, और पेंटिंग में कुछ उभारने वाली यूज करते हैं, जिसमें हम लेयर का भी यूज करते हैं, एक लेयर के बाद दूसरी लेयर और लगाते हैं, तो लेयर की थिकनेस और बढ़ती रहती है, कोट पे कोट चढ़ते रहते हैं, तो ये क्या है, इम्पेस्टो टेक्निक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आठवां क्वेश्चन है जैक्सन पोलाक इज नोन फॉर। देखिए जो जैक्सन पोलाक था वो अमेरिकन आर्टिस्ट था जिसने पॉप कल्चर में भी काफी खुल के काम किया, और इसको माना जाता है एक्शन पेंटर, और एक्शन पेंटिंग के लिए इसे जाना जाता है क्योंकि इसे एक्शन पेंटर का एक टाइटल मिला हुआ है। और जब ये वर्क करते थे ना तो ये नॉट ओनली यूज हैंड ओनली, ये पूरी बॉडी का फोर्स लगाते थे टू क्रिएट अ मास्टरपीस। ठीक है, जैक्सन पोलाक अमेरिकन आर्टिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नौवां क्वेश्चन है स्कल्पचर राम छतपर इज नोन फॉर। देखिए जो राम छतपर जो एक नाम है स्कल्पटर का, कलाकार का नाम है, मूर्तिकार का, राम छतपर इज नोन फॉर। राम छतपर जाने जाते हैं स्टोन कार्विंग के लिए और काफी अच्छा आर्टिस्ट है। 10वें क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट इज द फेवरेट मीडियम ऑफ पी.आर. दरोज। पी.आर. दरोज का जो फेवरेट मीडियम था वो क्या था, सेरामिक। और पी.आर. दरोज का जो जन्म है वो 1940 में आंध्र प्रदेश में हुआ। ठीक है, हल्की सी डिटेल याद रखना। 11वां क्वेश्चन है वुडन स्कल्पचर्स क्रिएटेड बाय अवनींद्रनाथ टैगोर आर इन कलेक्शन ऑफ। देखिए जो अवनींद्रनाथ टैगोर ने पेंटिंग के साथ साथ स्कल्पचर्स भी किए थे और काफी नए नए मीडियम में भी काम किया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने, और इनके जो कलेक्शन है वो हमें मिलते हैं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, जिसे एनजे में भी कहा जाता है। ठीक है, दिल्ली के अंदर स्थित है ये, जयपुर हाउस के सामने। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 12वां क्वेश्चन है हमारा स्कल्पचर्स रिकवर फ्रॉम फेमस स्तूपा ऑफ भरूच आर मेड ऑफ। जो स्तूप यानी भरूच का स्तूप है वो किस पत्थर से बने हुए थे, तो उसका बताना है कौन से। रिकवर फ्रॉम फेमस स्तूपा ऑफ आर मेड ऑफ। ठीक है, तो ये हमें बताना है, तो इसका आंसर होगा रेड सैंडस्टोन। जो लाल भूरे पत्थर होते थे उससे यानी भरूच के जो स्कल्पचर्स हैं वो बनाए गए थे, मूर्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है लिथोग्राफी वाज इन्वेंटेड बाय। देखिए जो लिथोग्राफी होता है वो यानी लिथोस्टोन पर की जाती है, और इसको इन्वेंट किया था एलोयस सेनफेल्डर। एलोयस सेनफेल्डर ने इसको इन्वेंट किया था 1796 में। ठीक है, और लिथोग्राफी का प्रोसेस आपको पता होगा कि ये प्लेनोग्राफी के अंदर आता है, और जो आप उस पर ड्रॉ करोगे या ट्रेस करोगे वो यानी थोड़ा सा रिवर्स में आएगा। और जॉन गुटेनबर्ग को तो आप जानते ही हो, जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस 1440 में इस्टेब्लिश करी और मूवेबल टाइप 1450 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है पेपर पल्प एज अ मीडियम फॉर प्रिंट इज यूज्ड बाय। देखिए जो पेपर पल्प का मीडियम है वो सबसे ज्यादा यूज किया गया सोमनाथ होरे द्वारा, और इसका यूज करके इन्होंने वुंड सीरीज जैसे बड़े बड़ी सीरीज निकाली। ठीक है, सोमनाथ होरे का जन्म हुआ था 1921 बांग्लादेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है हमारा कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रोसेस वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय। देखिए जो कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रोसेस था ये किया था कंवल कृष्ण द्वारा इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस। कंवल कृष्ण का जन्म हुआ था 1910 में पंजाब के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है एक्वाटिंट इफेक्ट इज ऑब्टेन बाय। देखिए जो एक्वाटिंट इफेक्ट होता है वो एक्वाटिंट
बॉक्स के अंदर क्रिएट किया जाता है, जिसके अंदर रेजिन होती है, और रेजिन को यानी प्लेट के ऊपर एक इवन टोन पे चढ़ा दिया जाता है, फिर हीट किया जाता है, फिर बहुत सारे ऐसे यूज होते हैं, प्रोसेस होते हैं जिससे एक्वाटिक इफेक्ट क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो हमारा रेजिन आंसर हो गया यहाँ पे। 17वां क्वेश्चन है विजुअल कम्युनिकेशन इज पार्ट और होल रिलाइज ऑन। देखिए, जो विजुअल कम्युनिकेशन का पार्ट पूछा गया है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा विजन, क्योंकि हमारे जो विजुअल कम्युनिकेशन होता है वो विजन पर आधारित होता है। 18वां क्वेश्चन है, हमसे पूछता है सिंबल विजुअल कम्युनिकेशन इज ऑफन रेफर्ड। जो विजुअल कम्युनिकेशन का सिंबल है वो उसके लिए जाने जाते हैं, तो वो है आइज ऑफ हॉरस। हॉरस इजिप्ट में एक स्काई गॉड की भूमिका निभाते हैं, हवा के देवता वायुदेव। ठीक है, तो इनका जो माना जाता है, एक तो हेल्थ के लिए माना जाता है, रॉयलिटी के लिए माना जाता है, और प्रोटेक्शन के लिए माना जाता है, इनके जो सिंबल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है हु इज नॉन एज फादर ऑफ जिसाल साइकोलॉजी ऑफ विजुअल परसेप्शन। देखिए, जो विजुअल परसेप्शन के लिए जाने जाते हैं फादर ऑफ जिसाल साइकोलॉजी, वो है मैक्स वर्थमियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है हु इज फोन डिजाइनर ऑफ हेलवेटिका। हेलवेटिका फोन डिजाइनर कौन है, तो वो है मैक्स मेडिंगर। मैक्स मेडिंगर ने इसको जब डिजाइन किया था तो इसका नाम हेलवेटिका नहीं था, इसको डिजाइन किया गया था 1957 में, और इसका जब स्टार्टिंग का जब इसको इन्वेंट किया गया था तो इसका नाम था नियॉन न्यूज हाउस गोटेस। ठीक है, तो इसका 1960 में नाम चेंज करके हेलवेटिका रखा गया। ठीक है, तो डिजाइनर यही है मैक्स मेडिंगर, बट जब नामकरण हुआ तो इसका हेलवेटिका 1960 में रह गया, और हेलवेटिका नाम के बाद ये पूरे वर्ल्ड वाइड ज़्यादा यानी यूज़ किया जाने लगा ये वाला फॉन्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21वां क्वेश्चन है चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ मेटल स्कल्पचर। जो मेटल स्कल्पचर है उसका हमें सीक्वेंस बताना है। तो देखिए, जो सबसे पहले आएगा हमारा डांसिंग गर्ल, जो 5000 ईसा पूर्व की है, सिंधु सभ्यता से रिलेटेड है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5000 वर्ष हो गए। ठीक है, ईयर्स ओल्ड। और फिर इसके बाद आता है हमारा सुल्तानगढ़ बुद्धा। सुल्तानगंज का जो बुद्धा है, यानी डांसिंग गर्ल हमारी ब्रॉन्ज में बनी हुई है, सुल्तानगंज वाला हमारा कॉपर में बना हुआ है, और ये 500 से 700 ईस्वी के मध्य बनाया गया। और फिर आता है वैकुंठ विष्णु। वैकुंठ विष्णु जो कांगड़ा के अंदर है, ये 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बना। फिर आता है ब्रोंज का जो नटराज चोल स्टाइल के अंदर है, और जो दक्षिण भारत के अंदर 10वीं शताब्दी में निर्माण किया गया ब्रोंज का। बहुत सारी नटराज की मूर्तियां बनी थी। ठीक है, तो आपका यानी सीक्वेंस लग गया है और डेट भी पता चल गई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सीक्वेंस यानी करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वेस्टर्न फिलोसोफर। हमें वेस्टर्न फिलोसोफर को यानी सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले आएगा हमारा पाइथागोरस। पाइथागोरस का जन्म हुआ था 570 बीसी का। फिर आएंगे हमारे सुकरात 399 बीसी। और प्लेटो में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है क्योंकि इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो एग्जैक्ट साल का नहीं बताया गया है, और इसका जन्म 423 से 28 के बीच माना जाता है। ठीक है, बीसी। फिर आते हैं अगस्टाइन। इसका नाम पूरा नाम है अगस्टाइन ऑफ हिप्पो। अगस्टाइन ऑफ हिप्पो, इनका जन्म हुआ था 354 एडी। ठीक है, 354 एडी। 23वां क्वेश्चन हमारा चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्कल्प्टर्स। मूर्तिकार को उसके सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले आएगा हमारा के.एस. कुलकर्णी। इनका जन्म 1916 में कर्नाटक राज्य में हुआ। फिर आएंगे हमारे ए.एम. आदिवार। ए.एम. आदिवार 1922 मुंबई में जन्म हुआ इनका। और फिर आते हैं बिपिन बिहारी गोस्वामी, जिनका जन्म 1934 में हुआ। फिर आते हैं बिपिन दास, वेस्ट बंगाल के रहने वाले थे, और वहीं पे उनका जन्म हुआ 1943 में। ठीक है,
तो ये थे हमारे मूर्तिकारों के सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन है चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्कल्प्टर्स। हम दोबारा मूर्तिकारों को लगाना है, तो अलग अलग नाम है, अमरनाथ, शेरगिल, चंद्रकांत, शंकर चौधरी, गिरीश भट्ट। तो हमारा सबसे पहले आएगा गिरीश भट्ट। गिरीश भट्ट का जन्म हुआ 1931 गुजरात में। फिर आते हैं शंकर चौधरी, इनका जन्म बिहार के अंदर 1916 में हुआ। फिर अमरनाथ सहगिल, इनका जन्म 1922 पाकिस्तान के अंदर हुआ। और रजनीकांत पाचाल, इनका जन्म होता है गुजरात के अंदर 1937 में। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट हिस्टोरिकल सीक्वेंस ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन प्रिंटिंग। देखिए प्रिंटिंग का क्या क्या एवोल्यूशन हुआ, क्या क्या यूज होता था, वो बताएंगे। तो सबसे पहले तो वही पेपर क्लॉथ का यूज हुआ। फिर क्लॉथ के बाद हमारा थोड़ा इन्वेंशन हुआ पेपर की, और फिर कार्डबोर्ड एंड देन ग्लास, और इसके बाद भी थोड़ा डिजिटल फॉर्म में आने की और वो है एवोल्यूशन। तो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन है चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ प्रिंटिंग। प्रिंटिंग का समय के अनुसार हमें लगाना है। तो सबसे पहले आएगा हमारा, देखिए सरफेस प्रिंटिंग आएगा। सरफेस प्रिंटिंग, हर एक प्रिंट के लिए हमें सरफेस जरूरी है, तो सरफेस प्रिंटिंग सबसे पहले आता है। फिर आता है हमारा रिलीफ प्रिंटिंग, जो चाइना वगैरह में वुड कट के रूप में हुआ। और फिर स्क्रीन प्रिंटिंग, ये भी चाइना में ही देखा गया। फिर फोटोग्राफी। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन है चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ रेनेसांस पेंटर। देखिए जो रेनेसांस के पेंटर थे उनके हमें समय के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले आएगा हमारा फ्रा एंजेलिको। फ्रा एंजेलिको के बाद आएगा फ्रा एंजेलिको, ये इटली के ही कलाकार है और 1395 में इनका जन्म हुआ था। फिर आएगा मोंटेगना। मोंटेगना 1431 में इनका जन्म हुआ, ये भी इटली के ही कलाकार हैं। फिर आता बॉटिचेली। बॉटिचेली 1445 में जन्म हुआ इनका। फिर वेराशियो। वेराशियो का जन्म 1435 में हुआ। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे बॉटिचेली और वेराशियो में आगे पीछे का फर्क है। क्वेश्चनर एग्जामिनर ने बॉटिचेली को पीछे करने की जगह आगे कर दिया। बाकी आपको मैंने डेट बता दिया, जिससे देखिए क्या होता है ना, यूजीसी में 2% जो क्वेश्चन होते हैं ना यूजीसी के पेपर में, वो ऑप्शन गलत होते हैं या तो क्वेश्चन गलत होते हैं। तो उसी 2% को यानी लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, तो उनके जो रिजल्ट होते हैं वो खराब हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको पूरी एनालाइज करके क्वेश्चन को कि क्वेश्चन सही है तो कैसे उसके ऑप्शन सही है, सब कुछ चेक करके आपको मैं इसके यानी सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रा एंजेलिको 1395, फिर आएगा हमारा मोंटेगना 1431, फिर आएगा वेराशियो जो 1435 के हैं। फिर बॉटिचेली। बॉटिचेली का 1445 में जन्म है, तो बॉटिचेली सबसे लास्ट में आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। 28वां क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू संस्कृत सूत्र। प्रमाण भाव लावण्य, देखिए मैंने आपको बता रखा है रूप भाला सावर्णी। इसमें आपके 6 के 6 षडांग आ जाते हैं, 6 लिम्स ऑफ आर्ट। जैसे रू से रूप, प से प्रमाण, भ से भाला यानी भाव, ला से लावण्य, सा से सादृश्य और वर्णी का भंग। ठीक है, तो ये 6 हमारे एलिमेंट होते हैं आर्ट के, चित्रकला के, जिसे षडांग कहा गया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा, भाव, लावण्य, नहीं वर्णी का भंग, प्रमाण, ये गलत हो जाएगा। प्रमाण, भाव, लावण्य, वर्णी का, ये हमारा सही हो जाएगा। 28वें का पहला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चूज द करेक्ट हिस्टोरिकल सीक्वेंस। इतिहास के अनुसार हमें सीक्वेंस लगाना है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा पहला सही होगा, क्योंकि जो सबसे पहले प्रिंटिंग होती है हमारी, प्रिंटिंग के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद मूवेबल टाइप जो गुटेनबर्ग लेके आया 1450 अराउंड, और फिर इन्वेंशन ऑफ फोटोग्राफी। ठीक है, तो इसका भी अपना सीक्वेंस है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30वां क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सीक्वेंस। सीक्वेंस लगाना है हमें,
तो सबसे पहले आएगा हमारा थंबनेल। जैसे आप कुछ डिज़ाइन बनाते हो या कुछ भी पेंटिंग वेंटिंग बनाते हो या स्कल्पचर बनाते हो, तो आप छोटे छोटे स्केच करते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, छोटे स्केच को थंबनेल कहते हैं। फिर उसको यानी अपने टीचर से या खुद ऐसा कुछ फाइनलाइज, यानी आपको लगे कि हाँ इसको मैं पूरा कर सकता हूँ, ये आइडिया सही है, तो उसको अप्रूव होने के बाद फिनिश की ओर ले जाते हैं, है ना। फिनिश करते हैं बड़े पेपर पे, बड़े कैनवस पे, बड़े यानी स्कल्पचर पे। फिर उसको फिनिश करने के बाद वो क्या होता है, फाइनल होता है, और फिर वो कॉम्प्रिहेंसिव होता है, मतलब सबके लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है असर्शन। असर्शन कहता है कैथारसिस इज द डिपिक्शन ऑफ इमोशन थ्रू आर्ट। कैथारसिस को हिंदी में कहते हैं विरेचन। इसमें कहा गया है जो कैथारसिस होता है उससे हम अपने इमोशन को डिपिक्ट कर सकते हैं आर्ट में। तो बिल्कुल सही बात है, और इसका जो रीज़न है वो देखते हैं। बिकॉज द कैथारसिस इज अ प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन दैट रिफ्रेश आवर इमोशन। और ये हमारे इमोशंस को रिफ्रेश करता है, बट इमोशन को रिफ्रेश ये नहीं करता। तो हमारा यानी रीज़न गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर होगा इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट। बी आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। असर्शन कहता है इन द मिडल ईस्ट आर्क्स वर कंस्ट्रक्टेड एज अ मेजर आइटम इन देयर आर्किटेक्चर। देखिए, जब आर्किटेक्चर आते हैं तो वो सबको समान रूप से बनाया जाता है, ना कि एक चीज़ को अच्छे से बनाया जाए। ठीक है, तो आर्क ही यानी मेजर आइटम इन देयर आर्किटेक्चर, ये गलत हो जाएगा। और रीज़न देखते हैं बिकॉज दे डिड नॉट नो द टेक्निक ऑफ इरेक्टिंग द पिलर एंड बीम। क्योंकि वो यानी जो पिलर्स है वो खड़ा करना नहीं जानते थे, और एस्टैब्लिश डिड नॉट द टेक्निक। तो हमारा रीज़न तो सही है, बट असर्शन हमारे गलत है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे सामने। जेमिनी वर फोकस्ड ऑन फोक थीम एंड पेंटेड इन सिंपलिस्टिक एथिक स्टाइल ऑफ कालीघाट पटचित्र। बिल्कुल सही है, कालीघाट पटचित्र पे हमारे जो जामिनी रॉय है उन्होंने काम किया और एथिक्स लेके आए उनके अंदर सिंप्लिसिटी वे में। रीज़न देखते हैं बिकॉज ही वांटेड टू बी पॉपुलर लाइक मेनी अदर आर्टिस्ट ऑफ द कॉलोनियल इंडिया। ये भी सही है, क्योंकि जो वर्क करता है वो तो हमेशा पॉपुलर होना ही चाहता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन यानी रीज़न भी हमारा सही है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा ए हमारा हो जाएगा। ए एंड आर बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। असर्शन कहता है निकोलस रोरिच। निकोलस रोरिच जो पहाड़ मैन भी कहते हैं इसे, पेंटेड हिमालय लैंडस्केप इन टेम्परा मीडियम। इन्होंने हिमालयास को यानी लैंडस्केप पेंट करे टेम्परा मीडियम में। बिल्कुल सही है। ही वॉज हाईली फैसिनेटेड बाय द नेचुरल मैग्निफिसेंट ऑफ हिमालय। बिल्कुल सही है। देखिए, जो निकोलस रोरिच थे इन्होंने कई सारे यानी पहाड़ के ऊपर बहुत सारी सीरीज निकाली, जैसे एक सिक्किम सीरीज थी, और इसके यानी माउंटेन मैन भी कहा जाता है। तो हमारा ये बोथ आर करेक्ट हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए एंड आर बोथ आर करेक्ट। 35वां क्वेश्चन है। असर्शन कहता है अर्थनवेयर क्ले इज बेस्ड ऑन फाइन बॉल क्ले एंड इज ट्रेडिशनली यूज फॉर डोमेस्टिक आइटम। बिल्कुल सही है। जो हमारी रेड कलर की वो क्ले होती है ना, जो मिट्टी के बर्तन वगैरह होते हैं, वो बिल्कुल यानी फाइन बॉल क्ले से होती है, और हम यानी घर वगैरह चूल्हा में मटके में उस रूप में यानी उसको यूज करते हैं। तो हमारा सेशन सही हो जाएगा। रीजन देखते हैं बिकॉज वी गेट इन रेड वाइट एंड बफ कलर, और हम इसे रेड वाइट और बफ कलर में यानी हमें प्राप्त होता है। तो इसका जो रीज़न है, बट इसका रीज़न जो है वो गलत हो जाता है। जो वाइट कलर का कुछ ऐसा यानी बर्तन होता नहीं है, तो हमारा रीज़न गलत हो जाता है, और सी हमारा ऑप्शन सही होगा। ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36वां क्वेश्चन है। असर्शन कहता है अंकित पटेल आर मेड मोबाइल स्कल्पचर। बिल्कुल सही। इन कंटेम्प्रेरी स्कल्पचर सिनेरियो इन इंडिया इट वाज द फर्स्ट टाइम। ये गलत है। अंकित पटेल से भी पहले कई सारे कंटेम्प्रेरी स्कल्पटर ने मोबाइल स्कल्पचर बनाया। मोबाइल स्कल्पचर क्या होता है?
जो थोड़े से मूव कर रहे होते हैं, जिनमें एक काइनेटिक एनर्जी होती है। मोबाइल स्कल्पचर का मतलब क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, जो अपने मैकेनिज्म में मूव करती है। ठीक है, तो हमारा यानी असर्शन सही है, रीजन हमारा गलत है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, असर्शन कहता है लिथोग्राफी इज ऑल्सो कॉल्ड प्लेनोग्राफी। बिल्कुल सही, बिकॉज प्रिंटिंग एंड नॉन प्रिंटिंग एरिया आर ऑन द सेम प्लेट। बिल्कुल सही, लिथोग्राफी को प्लेनोग्राफी कहते हैं क्योंकि इसमें जो सरफेस होता है, प्रिंटिंग और नॉन प्रिंटिंग एरिया दोनों एक ही सरफेस पे होता है, और ये ऑयल और वाटर, ये वाली टेक्निक यूज की जाती है, ऑयल और वाटर वाली। जो हमारा प्रिंटिंग एरिया होता है वो यानी वाटर से होता है, जिससे यानी इंक हमारी चिपकती नहीं है उसमें, और जो हमारा प्रिंटिंग एरिया होता है वो ऑयल वाला होता है, जिस पे इंक चिपकती है और आगे पेपर पर ट्रांसफर होती है। रीजन देखते हैं। इन लिथोग्राफी अनलाइक अदर प्रोसेस इट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑयल बेस्ड इंक एंड वाटर यूज और प्रिंटिंग आर रिपेलेंट टू ईच अदर। बिल्कुल सही, जो मैंने अभी आपको बताया था वही चीज यहाँ पे बताई गई है, तो बोथ आर करेक्ट हो जाएगा, हमारा बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असर्शन कहता है सोमनाथ होरे हैज एक्सपीरियंस विथ सीमेंट, प्लास्टर एंड पेरिस पेपर पल्प फॉर प्रिंट मेकिंग। देखिए सोमनाथ होरे ने इन सब में काम किया, बिल्कुल सही है। और रीजन देखते हैं, अदरवाइज ही कुड नॉट हैव प्रोड्यूस द सीरीज ऑफ वर्क लाइक वून। बिल्कुल सही, वून सीरीज जब इन्होंने बनाई तो वो पेपर पल्प पे ही बनाई, तो हमारा बोथ आर करेक्ट हो जाएगा, आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, असर्शन कहता है एन इंड्योरिंग लोगो इज अनअफेक्टेड बाय टाइम एंड अपीयर एज रिफ्रेशिंग एज इट वाज क्रिएटेड। तो जो हमारा इंड्योरिंग लोगो होता है वो अनअफेक्टेड होता है टाइम के अनुसार, अपीयर होता है बिल्कुल रिफ्रेश, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, लोगो जब भी तो लोग बनवाते हैं क्रिएटिव, जो हमेशा समय का कोई प्रभाव न पड़े उस पर, और ना ही और हमेशा रिफ्रेश दिखता रहे, तो असर्शन सही है। रीजन देखते हैं, बिकॉज इट गेट्स रिकॉग्नाइज इजीली एंड कम्युनिकेट्स द स्पिरिट ऑफ द ब्रांड कंटिन्यूसली। बिल्कुल सही, जैसे आप ये लगा लो ना, मैकडोनल्ड का एम है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत बरसों पुराना है, और वो ऐसा लगता है जैसे आज ही क्रिएट हुआ है। तो लोगों की भी अपनी एक खासियत होती है। ठीक है, तो हमारा बोथ आर करेक्ट हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 40वां क्वेश्चन है। असर्शन कहता है पीकॉक अ वंडरफुल शो ऑफ मेल ऑफ द ब्लू पी फॉल इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है, हमारा जो मोर है उसको थोड़ा सा घुमाया है, मेल जो मेल वाला मोर होता है जिसे पीकॉक कहते हैं, पीहैन भी कहा जाता है, तो इसका यानी ये अट्रैक्ट करता है फीमेल वाले को, जो दोनों ही हमारे नेशनल बर्ड है। तो असर्शन सही है। रीजन देखते हैं, दैट्स व्हाई वी वाइडली नोन पीकॉक लोगो वाज अडॉप्टेड एंड यूज्ड बाय नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी एनबीसी। यहाँ पे असर्शन का रीजन हमारा गलत है, क्योंकि एनबीसी का जो लोगो है आपने देखा होगा ऐसे बना हुआ है, और उसमें हल्की सी शेप है मोर की, और ये यहाँ पे यानी अलग अलग रंग है। बट जो एनबीसी का जो मेन पर्पस था वो ये नहीं था कि हमें नेशनल दिखा के हम अपनी कंपनी को प्रमोट करना चाहिए नेशनल बर्ड को दिखा के, तो हमारा रीजन जो है गलत हो जाएगा। तो हमारा ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, मैच द फॉलोइंग। धर्मराजी का स्तूप आपको पता होगा सारनाथ में है। ब्रिक टेम्पल ऑफ गुप्त पीरियड, ये जो ईटों का मंदिर है ये भीतर गांव का है। फिरोज मीनार मालदा गौर वेस्ट बंगाल के अंदर है। ठीक है, और ये 5 मंजिल बना हुआ है। और अटाला मस्जिद जौनपुर के अंदर है। ठीक है, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए है, अंदर मंदिर है बाहर मस्जिद। और ये शुंग डायनेस्टी, यहाँ पे ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, गुस्ताव कॉर्बेट। कॉर्बेट जैसे आपको पता हो फ्रेंच आर्टिस्ट है, 1819 में इनका जन्म हुआ था, और ये इन्होंने रियलिज्म पर काम किया था। फ्रांसिस्को दी गोया एक रोमांटिक पेंटर है।
और गोया का यानी आपने कई सारे काम देखे होंगे, थोड़े से विनाशकारी काम। और ये स्पेनिश आर्टिस्ट है और इनका जन्म हुआ था 1746 में। व्लादिमीर टाटलिन, टाटलिन एक रशियन आर्टिस्ट है, 1885 में इनका जन्म हुआ और इन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म में काम किया। फिर आता है अलेक्जेंडर अर्पिचेंको, इनका जन्म यूक्रेन में हुआ 1887 में और ये क्यूबिज्म के अंदर काम किया इन्होंने, क्यूबिज्म के अंदर। ठीक है, तो आप लगा लीजिएगा इसके अकॉर्डिंग। ए का चौथा, बी का पहला, चौथा पहला, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, मैच द फॉलोइंग। लोटस सिंबल है एनलाइटमेंट का। आपने देखा होगा बुद्ध कैसे यानी लोटस का फ्लावर पकड़े हुए कई पेंटिंग्स वगैरह में देखा होगा, तो वो एनलाइटमेंट का सिंबल है। कलश है, लाइफ को रिप्रेजेंट करता है कलश। मंदिर वगैरह के ऊपर देखा होगा आपने, एक कलश के लिए स्पेशली वो बनाते हैं, ऊपर नारियल वगैरह। और स्वास्तिक जो चिन्ह है वो वेल बीइंग के लिए यूज किया जाता है और जो चक्र है वो टाइम को डिनोट करता है। ठीक है, तो ए का चौथा, बी का दूसरा, चौथा दूसरा हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी का तीसरा, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, मैच द फॉलोइंग। ए आर चुगताई का काम आपने देखा होगा, ग्लूमिंग राधिका। ए आर चुगताई का जन्म पाकिस्तान में हुआ और इनका यानी डेट ऑफ बर्थ है 1897। ठीक है, फिर आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, इनका काम ये ब्रूडिंग वाला आपने देखा होगा। इनका जन्म 1861 में हुआ जो कोलकाता के अंदर है और उन्होंने अपने यानी बुढ़ापे की अवस्था में यानी काम किया और बहुत बड़े कवि थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता गीतांजलि के ऊपर। और फिर आते हैं अमृता शेरगिल, इनका 3 वुमेन बहुत फेमस है और अमृता शेरगिल का जन्म 1913 हंगरी के अंदर हुआ और 3 वुमेन और कई सारे पुरस्कार भी मिले। और राजा रवि वर्मा का काम है महाराष्ट्रियन वुमेन। राजा रवि वर्मा का जन्म होता है 1848 केरल के अंदर और बहुत बड़े यानी प्रिंट मेकर नहीं थे ये, इन्होंने लिथोग्राफी प्रेस खोली और लिथोग्राफी प्रेस इंडिया में आई, उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो हमारा ए का दूसरा, बी का चौथा, ए का दूसरा, बी का चौथा, हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, मैच द फॉलोइंग। गद्व स्कल्पचर हमारे रायगढ़ का है। देखिए क्या होता है ना, ये गद्व, भैरवा, झारा, ये क्या है, ट्राइब्स वगैरह थी जो झारखंड और छत्तीसगढ़ के इस साइड रहा करती थी, काम करा करती थी और ये जैसे स्कल्पचर्स होते हैं मेटल के स्पेशली वो बनाया करती थी। तो जो ये गद्व स्कल्पचर है रायगढ़ का फेमस है। बेल मेटल स्कल्पचर बस्तर के फेमस है और मीरा मुखर्जी जैसे बड़े बड़े नाम यानी इन्होंने बस्तर में आके बेल मेटल वगैरह सीखा। जो भैरवा स्कल्पचर है ये बैतूल के अंदर है, यानी बैतूल के फेमस है। और झारा स्कल्पचर टीकमगढ़ के। ठीक है, तो इसका यानी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इन दो जगह से जुड़ा हुआ है, झारखंड और छत्तीसगढ़ से। तो ए का हमारा चौथा, बी का तीसरा, चौथा तीसरा हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी का दूसरा, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, मैच द फॉलोइंग। हमारा वेजिंग यूज होता है सैरामिक के अंदर। जिंक ग्राफिक से रिलेटेड है। जो वुड डस्ट है वो हमारी मोल्ड के लिए काम आती है और आयरन के हमारे स्कल्पचर देखने को मिलता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, मैच द फॉलोइंग। मैश यूज होता है हमारा सिल्क स्क्रीन के लिए। मैश क्या होता है, वो धागे यानी बहुत सारे जो फ्रेम में यूज होते हैं सिल्क स्क्रीन में। प्लेटन यूज होता है हमारा मशीन के अंदर। रॉलेट यूज होता है जो प्रिंट मेकिंग के लिए हम यूज करते हैं। और ब्रेयर एक तरीके से ये रोलर होता है जो लिथोग्राफी में जो ऊपरी सरफेस होती है वो यानी इंक लगाने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो हमारा ए का चौथा, पहला दूसरा तीसरा, चौथा पहला दूसरा तीसरा, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, मैच द फॉलोइंग। रूपी सिंबल के लिए डी उदय को जाना जाता है।
ये हमारे यानी साउथ की साइड में रहने वाले हैं और 2010 में इन्होंने रूपी का सिंबल यानी लोगो डिज़ाइन में पार्टिसिपेट किया और इनका लोगो सेलेक्ट हुआ। ओलियोग्राफी के लिए हमें हमारे राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं। ओलियोग्राफी बेसिकली लिथोग्राफी के प्रिंट को ओलियोग्राफी कहा जाता है। टेम्परा यूज़ करते थे हमारे जैमिनी रॉय, जिन्होंने कालीघाट पेंटिंग वगैरह जो लोकल रीजनल स्टाइल था उसको इम्प्रूव किया। ठीक है, प्रिंट मेकिंग के लिए कृष्णा रेड्डी को भी जाना जाता है, जिन्होंने एटलियर 70 का भी पार्ट रहे और विस्कोसिटी वगैरह में काम किया। ठीक है, तो हमारा ए का दूसरा, बी का चौथा, दूसरा चौथा हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, मैच द फॉलोइंग। इयान लेनिका जानी जाती है वर्सोवा पोस्टर बिनाले के लिए। मिल्टन ग्लेशियर जाने जाते हैं ये बॉब डायलन के पोस्टर के लिए, जिन्होंने ये जो फोक सिंगर था बॉब डायलन, इनके बालों को यानी रंग बिरंगा शेप दिया था और बाकी ऐसे खाली छोड़ दिया था, ऐसे रंग बिरंगे बाल बनाए थे और काफ़ी अच्छा बनाया था ये पोस्टर। उसके बाद ये फेमस हो गए थे। और हर्ब लुबालिन ये एक मॉडल वगैरह थी। ठीक है, कवर एज इरोस मर्लिन मोनोरे एज मॉडल। ठीक है, सालवेज जाने जाते हैं द मैन विद द गोल्डन आर्म। तो डी का दूसरा, सी का तीसरा, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे सामने, मैच द ट्रेंड विद द रिस्पेक्टिव डिजाइनर। डिजाइनर के सामने उसके जो ट्रेंड है उसको हमें मिलाना है। तो सबसे पहला है वो पोस्ट क्यूबिस्ट पिक्टोरियल मूवमेंट। इसके लिए जाने जाते हैं AM कासेंड्रे। फ्रेंच आर्ट नूवे जेने फेड्रिक। न्यू स्विस मूवमेंट आर्मी हॉफमैन। और अमेरिकन टाइपोग्राफी एक्सप्रेशनिज्म टी अलेक्जेंडर स्टैलिन। ठीक है, तो हमारा ए का चौथा, बी का पहला, हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर पेपर 2 के 50 क्वेश्चन करे। वेल डन गाइस, आपने यहाँ पे पेपर 2 के पूरे 50 क्वेश्चन कर लिए हैं और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पेपर का यानी सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगी। उस लिंक पर जाइए, उसको डाउनलोड कीजिए और उसको खुद अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, आपके यानी नॉलेज तो यहाँ पे वीडियो देखने से बढ़ गई है, अब आपको अटेम्प्ट करना है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और मेरा यही मकसद है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें और नेक्स्ट पार्ट पे जाके पेपर 3 की वीडियो भी जरूर देखें।